नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी के जो चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज अगले 2 अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला भाषा कौशल और दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण। यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, अगर आपने हिंदी पेडागॉजी के पिछले अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अभी तक नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक ऐड कर दी है। आप वहां जाके इसको देखने के बाद उनको जरूर देखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, दोस्तों ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह ए पार्ट सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, बी पार्ट सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, और सी पार्ट सभी बच्चों की सहज भाषा की क्षमता को पहचाने, और डी पार्ट सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। तो दोस्तों भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, इसका आंसर कौन सा सही है? सी पार्ट सभी बच्चों की सहज भाषा की क्षमता को पहचाने, जिससे बच्चे को यह लगे कि सर हमारी मातृभाषा को या हमारी सहज भाषा को सम्मान दे रहे हैं, तो बच्चे के अंदर भेदभाव उत्पन्न ना हो। इससे सभी बच्चों की सहज भाषा की क्षमता को पहचानना भाषा शिक्षक का एक प्रमुख दायित्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? ध्यान से समझिएगा, निदानात्मक परीक्षण पूछ रहा है। ए पार्ट बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, सी बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, और आपका डी पार्ट है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो दोस्तों भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? डी पार्ट बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। कौन सा पार्ट सही होगा? डी पार्ट। एक बात और, मैंने आपको एक पॉजिटिव टैग वर्ड बताया था कि भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, तो दोस्तों यहां पर ये मत सही कर दीजिएगा, क्योंकि ये निदानात्मक परीक्षण की बात हो रही है। और निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि जो अधिगम में हमें अधिगम करने में जो हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्या के कारणों का पता करना कि किस कारण से समस्या आ रही है, उनकी पहचान करना, यही है आपका निदानात्मक परीक्षण। और उन कारणों को दूर कर देना उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों ध्यान से समझिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, बी भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सी समय व अवधि पर, और डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो समस्याओं को दूर करना, यानी अधिगम में जो समस्याएं, अधिगम करने में, सीखने में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण है। और आप दूर कब कर पाएंगे? जब आप उन समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर पाएंगे, तभी तो आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो गया? डी पार्ट, यानी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, दोस्तों यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। ए उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, बी उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, सी वे क्या जानते हैं, और डी क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां नंबर दोस्तों देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लेखन क्षमता, ध्यान से समझिएगा, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए सुंदर लेखन का अभ्यास, बी मानक वर्तनी का प्रयोग, सी सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, और डी है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो दोस्तों लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, जिससे आपके अंदर की जो अभिव्यक्ति है, जो विचार हैं, वो आप
आप लिखेंगे वही है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है, यानी कौन सा ऐसा लेखन है जो अभ्यास का कार्य करता है। ए सुलेख, बी अनुलेख, सी श्रुतलेख और डी यह सभी। तो दोस्तों ये जितने भी हैं तीनों, ये सब आपके लेखन अभ्यास का कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी पार्ट, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, कौन सा कौशल अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा कौशल है जो अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। ए वाचन कौशल, बी पठन कौशल, सी श्रवण कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार कौन सा कौशल बनेगा, सी पार्ट, श्रवण कौशल। जब तक आप चीजों को अच्छे से सुनेंगे नहीं तो ना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे और ना ही उसको पढ़ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छा श्रोता होता है यानी अच्छा सुनने वाला होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ए शुद्धता, बी धारा प्रवाह, सी श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, डी अवसरानुकूल यानी अवसर के अनुकूल। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। ये आप नहीं कर सकते, ये विशेषता इसकी नहीं है। जबकि शुद्धता होनी चाहिए, धारा प्रवाह होनी चाहिए, अवसर के अनुकूल आप अपनी बात कह सकें, यह भी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है। जबकि श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग यह मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। ए छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, बी पार्ट छात्रों में भाषा, ध्यान से समझिएगा, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, सी श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना और डी पार्ट है उपरोक्त सभी। तो श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, परस्पर बातचीत मुख्यतः। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि परस्पर बातचीत मुख्यतः ए पढ़ने लिखने में सहायक है, बी समय की बर्बादी है, सी अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है और आपका डी पार्ट है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परस्पर बातचीत मुख्यतः डी पार्ट सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सुनना जो कौशल है उसके बारे में कौन सा उचित नहीं है। ए सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है, बी सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सी सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है और डी सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि जो सुनना कौशल है उसके बारे में सबसे कम उचित कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि सुनना कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों का मुख्य आधार होता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना कि सबसे कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी पार्ट, क्योंकि पूछ रहा है उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे कि पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ध्यान से समझिएगा, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए उच्चारण की शुद्धता, बी लिपि चिन्हों की जानकारी, सी अर्थ ग्रहण करना और डी द्रुत गति से पढ़ना। तो दोस्तों पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सी पार्ट, यानी जब आप पढ़ें तो आपको अर्थ ग्रहण करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, आप उस चीज का अर्थ ग्रहण कर सकें, यही है पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो इसका कौन सा पार्ट सही होगा, सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मौन पठन में मुख्यतः ए शब्द भंडार विकसित किया जाता है, बी मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, सी
गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, डी तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों मौन पठन में क्या होता है कि हम गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, यानी जो अर्थ की गहनता है उसको समझने का और उसको याद करने का प्रयास करते हैं, किसमें? मौन पठन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है। तो ग्राह्यात्मक का मतलब क्या होता है? जो चीजें हम ग्रहण कर सकें, यानी ऐसा कौन सा कौशल है जिनमें हम चीजों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ए सुनना बोलना, बी सुनना और पढ़ना, सी बोलना और लिखना, डी पढ़ना और लिखना। तो हम चीजों को ग्रहण कब करेंगे? जब हम सुनेंगे या हम किसी किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चीजों को कब ग्रहण कर सकते हैं? सुनने में और पढ़ने में। तो सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि जब एक अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं? ए अध्यापक वाचन, बी आदर्श वाचन, सी अनुकरण वाचन, डी विशेष वाचन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट आदर्श वाचन। यानी जब कोई अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करे तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं, और बच्चा उसी वाचन को अनुकरण करे, दोहराए, तो उसको क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।